हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैं रीना सिंह और आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन, जिस पर आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम रोमांटिक एज के राइटर। रोमांटिक एज के राइटर हमारे पीजीटी के सिलेबस में आते हैं। पीजीटी के सिलेबस में 4 राइटर हैं जो ऑलरेडी हम अपने कवर कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट भी हम रीच कर चुके हैं टीजीटी के सिलेबस टीजीटी के पर्पज से। तो यदि आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप उसे करें और चेक करें कि आपका क्या स्कोर आता है। रोमांटिक एज हमारे पीजीटी के सिलेबस में रोमांटिक एज के 4 राइटर हैं। 4 राइटर के वर्क, उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में क्रिटिसिज्म या उन्होंने किसी के बारे में जो कुछ कहा है, मतलब पूरी थ्योरी 4 राइटर के बारे में रोमांटिक एज के। और उसके अलावा कुछ 18-20 राइटर है हमारे पीजीटी के सिलेबस में। पीजीटी करने के लिए आपको बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती, केवल आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के आधार पर ही या एमएससी के आधार पर पीजीटी कर सकते हैं। तो पीजीटी के सिलेबस में हमारे 18-20 राइटर हैं, वो हम एज के अनुसार, जैसे रोमांटिक, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, उसके अकॉर्डिंग इंडियन राइटर भी उसमें इंक्लूड है। तो उसके अनुसार हम जो है पीजीटी के सिलेबस को कवर करेंगे। तो पीजीटी के सिलेबस में जो राइटर हमारे जॉन मिल्टन और जॉन शेक्सपियर से, यानी एलिजाबेथन के एज के बाद में या रेस्टोरेशन एज के बाद में रोमांटिक एज से स्टार्ट हो जाते हैं पीजीटी के सिलेबस में। तो रोमांटिक एज से हमारे आज के राइटर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पूछा जाए किस एज के राइटर थे, तो ये रोमांटिक एज के राइटर थे जो स्टार्ट हुआ था 1798 से 1837 तक रहा था, मतलब क्वीन विक्टोरिया के आने तक। 1798 से विलियम वर्ड्सवर्थ के कार्यों से, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो वर्क लिखे थे नेचर को लेकर, तो उससे स्टार्ट हुआ था हमारा रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का मतलब है, रोमांटिक का मतलब है कि किसी भी बाउंडेशन को, किसी भी बंधन को एक्सेप्ट ना करके अपने स्वतंत्र विचार देना। तो ये जो स्वतंत्र विचार आए थे, किसी भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को लेकर अपने व्यूज़ दिए थे बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी की दूसरी की नकल किए। तो वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रोमांटिक एज। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम पढ़ चुके हैं, उनके सारे वर्क, बायोग्राफी और उनके वर्क की पॉपुलर लाइन। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में लगी हुई मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने रोमांटिक एज के जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं पीजीटी के सिलेबस से। इनके वर्क, बायोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था, बर्थ हुई थी इनकी 31 अक्टूबर 1795 में इन मूरगेट सिटी ऑफ लंदन, यूके। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में इन मूरगेट सिटी ऑफ लंदन, यूके में। इनके फादर का नाम था थॉमस कीट्स। फादर कौन थे इनके? थॉमस कीट्स थे। और इनकी माँ का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स। फ्रांसिस जेनिंग कीट्स। बिलव्ड थी इनकी फैनी ब्राउन है, जिससे इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन इनकी बिलव्ड, जिससे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, फैनी ब्राउनी। तो वो कौन थी? इनकी बिलव्ड थी। मैरिज नहीं हुई थी इनके साथ में इनकी डेथ हो गई थी 23 फरवरी 1821 को। डेथ का कारण भी था ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनके भाई की मृत्यु भी टीबी के कारण ही बनी हुई थी। मतलब एक ये जनरेशन वाली वंशानुगत बीमारी थी इनकी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ वर्क की चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे थे? तो पहले मैंने सीरीज से इनके वर्क ले लिए हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण वर्क हैं उनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो इनका पहला वर्क है एंडीमियन, लेमिया, इजाबेला। क्योंकि हमें वर्क भी याद रखने हैं कि जॉन कीट्स ने कौन कौन से वर्क लिखे थे। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स,
हाइपेरियन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, टू मेलंकली, टू एटमन, टू इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन आर्न, ये ऑड है, टू अ नाइटेंगल, ब्राइट स्टार। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ना देकर 3-4 वर्क दे देता है एग्जाम में, पूछ लेता है कि इसके इनमें से विलियम जॉन कीट्स का वर्क कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो हमें उनके नाम भी याद रखने हैं। इन्होंने कुछ वर्ड्स टेल्स लिखी थी, यानी वर्ड्स टेल्स यानी कहानी के रूप में लिखे थे छंद, लॉन्ग नरेटिव पोएम। तो उसमें हमारी पहली पोएम है इनकी एंडीमियन। एंडीमियन एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, इन पोएम इन 4 वॉल्यूम। ये किस 4 वॉल्यूम में आई थी एंडीमियन। रिटन इन 1817, 1817 में लिखी गई थी एंडीमियन, और पब्लिश हुई थी 1818 में। ये डेडिकेट है थॉमस चैटरटन को। एंडीमियन किसको डेडिकेट है? थॉमस चैटरटन को। और ये लिखी गई है हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट में इन्होंने लिखी थी। इसकी फेमस लाइन है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, लव लाइनेस इंक्रीज। ये इनकी एंडीमियन की फेमस लाइन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, लवली नाइनेस इंक्रीज। दूसरा इनका वर्क आता है इसाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल। इसका दूसरा नाम क्या है? इसाबेला का पोर्ट ऑफ बेसिल है। लिखा गया था ये 1818 में और पब्लिश्ड हुआ था 1820 में। ये यहाँ पर 1020 मिसप्रिंट हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1820 हो जाएगा ये। द पोर्ट shows self control in this poem. The tale is narrated with the encomic bird. Poem is in ओटेवा रीमा। ये जो पोएम है कहानी के रूप में लिखी गई है और ये ओटेवा रीमा में लिखी गई है, यानी ओटेवा रीमा यानी 8 लाइन स्टैंजा है इस पोएम के, इसाबेला के पोर्ट ऑफ बेसिल। तो ये जो कीट्स की पोर्ट ऑफ बेसिल या इसाबेला पोयम, तो ये जो है किससे थी? इसकी स्टोरी लिखी थी बोकेसियो डेकामेरॉन से। जॉन कीट्स ने ये स्टोरी लिखी थी बोकेसियो के डेकामेरॉन से। और ये स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जो प्यार करती है एक नौजवान लॉरेंजो से। लॉरेंजो जो है इसके यहाँ पर जो इसके भाई हैं मर्चेंट, उसके यहाँ पर काम करता है नौकर का। तो उसके भाई को क्या लगता है कि इनका मैच सही नहीं है, तो वो इस लड़के को क्या करते हैं? मरवा देते हैं। लॉरेंजो को मरवा देते हैं और उसके जो उसे दफनाया जाता है पोर्ट ऑफ द बेसिल में। इसका जो सिर होता है लड़के का, इसे दफनाते हैं पोर्ट ऑफ बेसिल में। मैडन वाटर पोर्ट विथ हर टीयर्स, और वह अपने आंखों से आंसुओं से उस पोर्ट को भर देती है। तो इसमें जो पोएट है वो दिखा रहा है सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने ऊपर कंट्रोल को इस पोएम में। तो ये पोएम की कुछ मैंने आपको थीम समझा दी इसाबेला पोर्ट ऑफ बेसिल की। दूसरा इनका वर्क आता है हाइपेरियन फ्रैगमेंट। हाइपेरियन फ्रैगमेंट लिखा गया था 1818 में, पब्लिश हुआ था 1820 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इसमें कोई भी 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं है और पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम पॉइंट वाली पूरी थ्योरी ली है। हाई क्योंकि इसमें जो है कीट्स की पोएम से पूछा जाता है कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, क्योंकि ये 26 साल की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 साल की एक छोटी सी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और उसी दौरान इन्होंने इतनी अधिक पोएमें लिखी और उससे लोगों का अपने फैन बन गए लोग इनके पोएम से ही। इनके इतनी प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की थी छोटी सी एज में ही। तो इनके वर्क से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
चाहे हम बायोग्राफी से हों या इनके वर्क से हों। तो ये हाइपेरियन फ्रैगमेंट जो है ये लिखी गई थी 1818 में, पब्लिश हुई थी 1820 में। और ये जो है इसे मॉडल बनाया था पोएट ने पैराडाइज लॉस्ट को, यानी पैराडाइज लॉस्ट से इन्होंने इसमें काम किया था उसके थीम को लेकर, उसको मॉडल आदर्श बनाया था उसे। पोएम इज इन ब्लैंक वर्ड्स, ये पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और ये संघर्ष है, पोएम स्ट्रगल है किसके बीच में, गॉड के बीच में और यंगर गॉड के बीच में। हाइपेरियन और सैटर्न बिलोंग टू द ओल्डर रेस ऑफ गॉड्स। हाइपेरियन और सैटर्न क्या हैं, बिलोंग करते हैं एक पुराने गॉड से, और जबकि अपोलो जुपिटर लव करते हैं नए जनरेशन से। तो ये है हाइपेरियन क्या है, टाइटन है ग्रीक माइथोलॉजी में। हाइपेरियन क्या है, एक टाइटन है ग्रीक माइथोलॉजी में। हाइपेरियन को क्या बोला है, एक टाइटन बोला है। और ये कौन है, सन है यूरेनस एंड जेया का। यूरेसन जो है क्या है, गॉड ऑफ स्काई है, और जेया क्या है, गॉडेस ऑफ अर्थ है। तो ये सन है हाइपेरियन किसका, यूरेनस और एरिया का। और ये क्या है, टाइटन ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है हाइपेरियन। तो ये इसे मॉडल बनाया मैंने भी पहले ही आपको बता दिया है। पैराडाइज लॉस्ट लिया गया है, पोएम ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और जो पोएम में क्या है, स्ट्रक्चर और स्टाइल इसकी कंप्लीट है। इसमें फर्स्ट ब्यूटी शुड बी द फर्स्ट माइट, यानी एटर्नल लॉ है, न्याय है इसमें आंतरिक, और पहले सुंदरता को ही सबसे अधिक शक्तिमान बताया है इसमें। द फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या है, एक ड्रीम है। जो फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या है, ड्रीम है। और इट इज द एटर्नल ना और द फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी द फर्स्ट माइट। ये हाइपेरियन ऑफ फ्रैगमेंट की लाइनें हैं दो। तो देखो ध्यान रखना, हाइपेरियन ऑफ फ्रैगमेंट और दूसरा इनका वर्क है फॉल ऑफ हाइपेरियन और ड्रीम। ये दो अलग अलग वर्क हैं। तो इसकी समरी थीम मैंने आपको बताई कि इसमें हाइपेरियन कौन है, ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन है वो, और सन है यूरेनस ऑन गेया का। यूरेनस क्या है, गॉड ऑफ स्काई, और गेया क्या है, गॉडेस ऑफ अर्थ। तो हमारी अगली पोएम है इनकी फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या है, ए ड्रीम। एक पोएम है, नेचर पोएम है ये। और ये कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1819 में। हाइपेरियन ऑफ द फॉल ऑफ हाइपेरियन और ड्रीम एक नेचर पोएम है, लिखी गई थी 1819 में। द पोएट रिवर्क्स द अनफिनिश्ड एपिक। पोएट ने क्या, ये क्या था, रीवर्क है, यानी दोबारा से लिखा गया था हुआ वर्क है अनफिनिश्ड एपिक हाइपेरियन। जो पहले हाइपेरियन फ्रैगमेंट लिखा था उसी का रिवर्स है ये हाइपेरियन द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। फिर नेक्स्ट हमारा वर्क आता है इनका जॉन कीट्स का, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ईव ऑफ सेंट एग्नेस लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में। ये कीट्स की एक बेस्ट बहुत अच्छी नरेटिव पोएम है। हाइपेरियन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जॉन कीट्स की एक अच्छी बेस्ट नरेटिव पोएम है जो लिखी गई थी 1819 में, पब्लिश हुई थी 1820 में। ये है दो रोमांटिक लवर्स, पोरफायरो और मेडेलिन। पोरफायरो और मेडेलिन के बारे में लिखी गई है। पोएम आधारित है कि जो ईव होती है मतलब शाम होती है, सेंट एग्नेस एक पर्व है, उसके पहले वाली जो शाम होती है वहाँ पर जो नौजवान लड़कियाँ हैं वो व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं, प्रे करती हैं। विल हैव द विजन के सपने में उनका जो लवर है जिससे वो शादी करना चाहती हैं वो उनके सपने में आता है और वो उसके लिए क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो मेडेलाइन भी एक क्या है इसमें
फास्ट व्रत रखती है और प्रेस करती है। और जब वो अपने बिस्तर पर जाती है तो वो सपने में क्या किसे देखती है? पोरफायरो को देखती है। द पोएम मतलब इनकी जो जॉन कीट्स की पोएम ना इसी बेस पर थी, लव पर आधारित थी इनकी पोएम। ड्रीमी एटमॉस्फेयर था उसमें और मेडाइवल कर्लिंग थी। तो ये क्या है? स्पेंसर इस पर कलर की, मतलब स्पेंसर ने अपने फेरी क्यून में क्या करा है, इस पे और अधिक इसी पे लिखा है। फेरी क्यून ने इसके ऊपर बेस्ड पैरोडी भी लिखी है। ये लिखी गई है स्पेंसरियन स्टेंजा में। और ये पूरी नरेशन है स्मूथ एंड फुल ऑफ लाइफ की। इसकी जो लाइनें हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की, ये मैंने आपको थीम समझाई। अब इसकी जो लाइनें हैं वो है एंड नॉट माई लव माई शेरिफ फेयर अवेक, दाउ आर्ट माई हेवन एंड दाइन एंड टाइम। ये 11 हो गया, इसमें हेवन होता, दाउ आर्ट माई हेवन एंड दाइन एनिमेट। तो ये इसकी कुछ लाइनें हैं द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की। सेंट एग्नेस यानी सेंट एग्नेस के से पहले वाली शाम के पर महिलाएं, लड़कियां व्रत रखती हैं, अपने लवर को, अपने होने वाले पति को सपने में देखती हैं, वही उनका हस्बैंड होता है। फिर नेक्स्ट हमारी इनकी पोएम आती है जॉन कीट्स की लैमिया। लैमिया एक नरेटिव पोएम है जो लिखी गई थी 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में। ये आधारित है बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली पर। ये बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली पर आधारित है। ये स्टोरी एक कहानी है लाइसियस की, जो क्या करता है, एक लैमिया सरपेंट वुमेन होती है, यानी शापित एक महिला होती है, उससे प्यार करता है। कौन? लाइसियस। लाइसियस एक यूथ होता है, नौजवान होता है कोरनिथ का, और जो शादी कर लेता है लैमिया से। लैमिया अपने जादू से, क्योंकि वो जादूगरनी सी होती है, वो एक बहुत आलीशान घर वगैरह सब बना लेती है। इसके बाद में बहुत दिन हो जाते हैं तो लाइसियस बोलता है उससे दावत फीस्ट के लिए कि हम इतने दिन हो गए हमारी शादी को, हम दावत देंगे। अपोलिनियस एक फिलोसफर होता है, दार्शनिक होता है, जिसे वो मना करती है इनवाइट करने के लिए, लेकिन वो बिना इनवाइट के ही उसकी दावत में आ जाता है और लैमिया को पहचान लेता है। लैमिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका राज किसी को ना बताए, शांत रहे, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद वो लैमिया क्या होती है, वहाँ से गायब हो जाती है। जब उसका राज खुल जाता है, वो बता देता है कि ये कौन है, एक सरपेंट महिला है, सांप है, ये मतलब नागिन है एक तरह से। तो वो वहाँ से चली जाती है और फिर क्या हो जाता है, जो लाइसियस सबको क्या होता है, उसके जाने से अधिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये पोएम जो लैमिया है बिकम्स, लैमिया को बताया गया है कीट्स की फैनी ब्राउने, यानी कीट्स की जो बिलव्ड थी फैनी ब्राउने, उसे लैमिया को बताया गया है। इसमें कीट्स का अपना एक्सपीरियंस दिखाया गया है लव के ऊपर, प्रेम के ऊपर। तो ये बेस थी किस पर? एंटनी के बर्टन्स का द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली के ऊपर आधारित थी ये पोएम लैमिया। इसकी जो लाइन है वो है डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई, डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी। फिर इनकी नेक्स्ट वर्क आता है ला बेले डैम सेंस मर्सी। ला बेले डैम सेंस मर्सी जॉन कीट्स की बैलाड है। बैलाड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में या लिटरेरी टर्म में पढ़ रखा है बैलाड के बारे में। बैलाड क्या होती है? 4 लाइन पोएम होती है, लेजेंडरी थीम होती है, लोग इससे अर्निंग भी करते हैं, गा के सुनाते हैं इसे जगह जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें कुछ पौराणिक कथा भी जुड़ी होती है और कुछ फिक्सियस भी होता है, काल्पनिक भी होती है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से ट्रू नहीं होती है। तो यही पोएम क्या है जो जॉन कीट्स की ला बेले डैम सेंस मर्सी है। ये आपके
जो है सिलेबस में भी है, आपने ये इंटर तक जब बुक पढ़ी है उनके में भी है। ला बेल डैम सेंस मर्सी पोयम, ये उनकी बैलाड है जो 1819 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1800 पोयम में। इसका जो टाइटल दिया गया था वो 15वीं शताब्दी की पोयम है। एलन चैरिटर के जो थे फ्रेंच पोएट, उनके वर्क से इन्होंने ये टाइटल लिया था। इस पोयम में 12 स्टैंजा है, 4 लाइन ईच। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बैलाड में 4 लाइन स्टैंजा पोयम होती है, तो इसमें भी क्या है 4 लाइन है एक स्टैंजा में, और 4 लाइन के 12 स्टैंजा है, यानी एक स्टैंजा में क्या है 4 लाइनें हैं, और इस तरह के 12 स्टैंजा हैं ला बेल डैम सेंस मर्सी में। इसकी जो राइमिंग स्कीम है बैलाड की आप जानते ही हैं, ABCB, जिसकी जो राइम स्कीम है ABCB है, ABABB होती है बैलाड की स्कीम। यह एक उस राजा के बारे में कहानी है जो एक सुंदर लेडी को, एक महिला को, जो फेरी है, एक परी है, उसे की खोज में इधर उधर घूमता फिर रहा है, और वो बताता है, पोएट कहता है कि वो उसके पास आई थी सुंदर लेडी, लेकिन क्या हुआ, उसे एक गुफा में सुलाकर, और वहाँ उसने उसके साथ प्रेम किया, रात भर रही वो उसके साथ सपने में, और फिर क्या हो गई, चली गई। और वो वॉरियर योद्धा जो किंग था वो उस महिला को ढूंढता फिर रहा है, और वो उसे क्या बता रहा है, विदाउट मर्सी, यानी इसमें दया नहीं है बिल्कुल भी, बिना दयावान ये महिला है जो उसे छोड़कर चली गई। जब उसकी आंख खुली सुबह को तो वो लेडी नहीं मिली, और वो उसी को ढूंढता हुआ पागलों की तरह फिर रहा है। ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी ये कीट्स की ऑटोबायोग्राफिकल है, और ये दिखाते हैं कीट्स का जो अपना प्रेम है फैनी ब्राउनी के। इसमें वातावरण है मैजिक, जादू और रहस्यों का। और ये क्या है, बैलाड स्टैंजा है। क्वेश्चन आंसर टेक्निक का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। और इसका जो एक फ्यूजन ऑफ साउंड एंड सेंस है इसमें, कि मतलब कंफ्यूज करने वाला साउंड और सेंस है इस पोएम में, ला बेल डैम सेंस मर्सी में। ये बैलाड क्या है, एक बैलाड है। इट इज़ अ बैलाड, दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये जो है ला बेल डैम सेंस मर्सी। फिर नेक्स्ट इनका वर्क आता है जॉन कीट्स का ओड टू इंडोलेंस। ओड टू इंडोलेंस भी क्या हुई थी, लिखी गई थी 1819 में। और ये क्या है, ये बिल्कुल एक्सप्रेस करती है मूड ऑफ एब्सोल्यूट लेथार्जी को। इसमें 3 फिगर जो गुजरती हैं, और जिसमें जो पोएट होता है वो बिल्कुल समझ नहीं पाता, फेल हो जाता है उन्हें पहचानने में। तीन जो फिगर को, 3 चित्रों को, जब उसके सामने 3 छायाएं निकलती हैं उसके सामने से, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन जब ये फिगर तीसरी बार अपेयर होती है, यानी 2 बार तो वो निकल जाती है, लेकिन जब वो तीसरी बार अपेयर हो जाती है, दिखाई देती है, तो वो उसे पहचान लेता है कि वो कौन कौन है। लव है, एम्बिशन है और पोएट्री है। वो उन्हें किसके रूप में 3 छायाओं को पहचानता है, लव प्रेम, एम्बिशन महत्वाकांक्षा और पोएट्री कविता। और उस समय उसका मूड क्या है, बिल्कुल लेथार्जी है, सुस्त है, और वो कामना करता है क्या जब वो फिगर उसके पास सामने चौथी बार आए तो वो उन्हें क्या करे, उनके सामने आए तो वो उनके साथ जाए या फिर उन्हें कभी भी वापस ना जाने दे। तो ऐसी कुछ लाइनें हैं। द पोएम इज नॉन फॉर म्यूजिक, यहाँ इसमें क्या है, म्यूजिक है, मेलोडी है, वर्ड पिक्चर, वेल चिसलेट लैंग्वेज है। इसमें पोएट किसके लिए जानी जाती है, ये पोएट जाने जाती है म्यूजिक के लिए, मेलोडी के लिए, वर्ड पिक्चर के लिए और वेल चिसलेट लैंग्वेज के लिए ये पोएम जानी जाती है। कौन सी पोएम, ऑड टू इंडोलेंस। फिर इनकी जॉन कीट्स की अगली पोएम आती है ऑड टू फाइजी। ऑड टू फाइजी जो है
ये बेस्ड है फाइजी टेल बाय एपोलियस इन द गोल्डन आस। गोल्डन आस में जो एपोलियस थे उसकी कहानियों पर एक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है। ये लिखी गई थी 1819 में। और फाइजी क्या है? फाइजी एक प्रतीक है मानव के प्यूरिफिकेशन का, यानी बिल्कुल सतीत्व का प्रतीक है। वो किसके द्वारा? लव और सफरिंग्स के द्वारा, लव प्रेम और कष्ट के द्वारा। पोएट पछतावा करता है कि शी हैज़ नो टेम्पल, उसके पास कोई मंदिर नहीं है, और वो प्रॉमिस करता है अपने किससे? प्रीस्ट से, पुजारी से, कि वो क्या करेगा? मंदिर बनवाएगा, टेम्पल बनवाएगा उसके लिए। तो पोएम आधारित है लीजेंड ऑफ फाइजी टेल अपोलियस पे इन द गोल्डन आस पे। ओड टू फाइजी किसकी है? जॉन कीट्स की है। इट इज़ नोन फॉर कीट्स हेलेनिज्म, ये कीट्स के हेलेनिज्म नाम से भी जानी जाती है। ओड टू फाइजी। पोएम इज रिच इन थॉट एंड इमेजरी, और इसमें कुछ फेमस लाइन है इसकी। देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, देयर आर्म एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट वेड एडिक। तो ये क्या एडिव क्या है? इसकी कुछ फेमस लाइन है ओड टू फाइजी की। फिर जॉन कीट्स का अगला वर्क आता है ओड टू ऑटोमन। ओड टू ऑटोमन 1819 में लिखा गया था, और ये क्या है? एक इम्पर्सनल वर्क है, इम्पर्सनल पोएम है, ऑड है, जो एक्सप्रेस करती है ऑटोमन यानी पतझड़ के चार्म को, पतझड़ के आकर्षण को। और उस समय क्या हो जाता है? मेलो फ्रूटफुलनेस हो जाता है, यानी सब तरफ क्या हो जाते हैं? फ्रूट भर जाते हैं। तो ऑटोमन क्या दिखाता है? अपने आप में एक सीजन को, एक ऋतु को दिखाता है। और ये पोएट हैज पर्सोनिफाई एक्टिविटीज टू ऑफ ऑटोमन इन वुमन शेप, और ये पतझड़ को किस तरह से एक महिला की आकृति के रूप में पर्सोनिफाइज करता है, यानी मानव के रूप में उसे एक पतझड़ मौसम को बताता है। उसमें ये बताता है जो है ओड टू ऑटोमन में कि एक महिला क्या कर रही है? हार्वेस्टर है, यानी फसल काट रही है, कैडलर मेकर है, और वो पोएट रिग्रेट करता है, पछतावा करता है, और बताता है वेयर आर सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, के उसके बसंत जैसे मौसम को। यानी कुल मिलाकर उसमें वो मेंशन करता है पोएम में किसे? सिंगिंग ऑफ क्रिकेट यानी झींगुर के सॉन्ग को, विस्लिंग ऑफ द रेड ब्रेस्ट, ट्विटरिंग ऑफ सैलोज, पक्षी है एक, उसके सैलोज अबाबिल, उसके सॉन्ग को, उसके चहचहाने को। यानी पूरी तरह से एक मौसम में, पतझड़ के मौसम में जो भी क्रियाकलाप होते हैं नेचर द्वारा, उन्हें सबको क्या करता है? वर्णन, डिस्क्राइब करता है पोएट अपनी पोएम ओड टू ऑटोमन में। फिर नेक्स्ट इनका वर्क आता है ओड टू मेलंकली। ओड टू मेलंकली लिखी गई थी 1819 में, और ये ली गई है जो है एन बर्टन्स के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से। द पोएट इज इन मेलंकली मूड, इसमें क्या है? पोएट एक उदासीन मूड में है, और वो ब्यूटी के नित्य सोर्स को क्या बताता है? मेलंकली से जोड़ देता है। यानी ट्रू, वो कहता है कि वास्तविक में जो उदासीनता है वो क्या है? एक अगली क्रूप थिंग्स नहीं है लाइफ की, यानी वो उदासीनता को एड्रेस करता है, क्योंकि ये ऑड है, और ऑड हमेशा किस में होती है? एड्रेस फॉर्म में ही लिखी जाती है। वो कह रहा है कि मेलंकली क्या है? डेथ नहीं है, क्योंकि उसमें ब्यूटी और सुंदरता होती है। तो इसकी कुछ फेमस लाइनें हैं ओड टू मेलंकली की। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। सी ड्वेल्स, वह रहती है, विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाइड, एंड जॉय हुज हैंड इज एवर हिज लिप्स।
बाइडिंग एडियो। तो ये क्या है, कुछ लाइन थी उस किसकी, और टू मेलंकली की, जॉन कीट्स की वर्क है। फिर आता है एक महत्वपूर्ण वर्क विलियम जॉन कीट्स का ओड टू ग्रेशियन अर्न। ये ओड टू अ ग्रेशियन अर्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण वर्क है जॉन कीट्स का। इससे एक ना एक क्वेश्चन DPGT के एग्जाम में जरूर दिखाई देता है। ये लिखी गई थी 1819 में। ये क्या है, कीट्स की ओड है, और इसमें जो पोएट है जॉन कीट्स हैं, उन्होंने इसे एक अर्न यानी क्या कलश, जो ग्रेशियन अर्न ग्रीक का जो कलश है उसके बारे में विशेषता बताई है, उसे एड्रेस किया है जो उस कलश पर चीजें छपी हुई थी। वो बताता है कि समय बीत गया लेकिन अर्न पर जो भी पिक्चर है, तस्वीरें हैं छपी हुई हैं, वो वहीं के वहीं रुकी हुई हैं। उसमें लवर है, बिलव्ड है, और एक लैम्ब है जिसे एल्टर के लिए ले जाया जा रहा है। यानी इन्होंने पिक्चर दिखाई है ग्रेशियन अर्न पर जो भी पिक्चर है बनी हुई है, तस्वीर है, तो उसे अर्न को एड्रेस फॉर्म में लिखा है। तो इसकी कुछ फेमस लाइनें हैं जो हमेशा आती हैं हमारे एग्जाम में। तो क्या है, वाज इट ए विजन ऑन अ वॉकिंग ड्रीम, फ्लड इज द म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। फिर नेक्स्ट इनका वर्क आता है और टू फैंसी। और टू फैंसी कीट्स की क्या है, ऑड है कि जॉन कीट्स ने ऑड ज़्यादा लिखी थी। तो ये इसकी ऑड है, ऑड टू फैंसी कीट्स की, और इसकी लाइनें हैं एवर लेट दाई फैंसी रोम, प्लीजर नेवर इज एट हॉर्न होम। क्या है ये, ऑड टू फैंसी कीट्स की पोएम है, उससे कुछ लाइनें हैं। फिर नेक्स्ट इनकी पोएम आती है ऑड टू पोएट्स। ऑड टू पोएट्स है द पोएट रेफर्स टू दिस पोएम एज अ रेंड्यू, जो है एक महल के बारे में यानी रहने वाली चीज के बारे में पोएट्स रेफर करता है इस पोएम को पोएट्स के लिए, और टू पोएट्स। इसकी जो फेमस लाइन है वो है वर्ड ऑफ पैशन एंड ऑफ मिर्थ दैट हैव लेफ्ट योर सोल्स ऑन अर्थ। जो है इसकी क्या है, फेमस लाइन है दे आई सोल्स इन हेवन टू। तो ये क्या है, कुछ फेमस लाइनें हैं किसकी, और टू पोएट्स की, डबल लिव्ड इन रीजन न्यू। फिर इनका नेक्स्ट वर्क आता है टू मैया ए फ्रैगमेंट। टू मैया ए फ्रैगमेंट जॉन कीट्स की एक ओड है। ये भी कभी कभी जैनर भी पूछ लेता है, जैसे जहाँ पर ओड दे रखा है वहाँ तो हम जैनर पहचान लेंगे, और टू मैया ए फ्रैगमेंट इसमें ओड नहीं दे रखा और जैनर पूछ लेगा तो इसका जैनरा क्या है, ये क्या है, एक ओड है। ये राउंडेड बाय दाई माई शुड डाई अवे, ये इसकी कुछ लाइन है। तो इसकी जो थीम है ये हार्नेस यानी मर्क्यूरी, माया क्या है, मदर है किसकी, हार्नेस की, मर्क्यूरी, जो रह रही है जो है अपने 6 सिस्टर के साथ। तो इसमें इसका नेम मया का क्या आता है, नेम बाद में आता है। द पोएट प्रेज करता है, प्रार्थना करता है मैया से कि वो उसे इंस्पायर करे, प्रेरित करे पोएम लिखने के लिए, छंद लिखने के लिए। तो ये भी कब लिखी गई थी, ये मई 1818 में लिखी गई थी, टू मैया ए फ्रैगमेंट। इसकी लाइन है राउंडेड बाय दाई माई सॉन्ग शुड डाई अवे। फिर इनका नेक्स्ट आता है बहुत महत्वपूर्ण वर्क ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर।
ऑन लुकिंग इनटू फर्स्ट में जो है चैपमैन्स होमर, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर जॉन कीट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। ये लिखा गया था पेट्रार्कन सोनेट में। इसका जो लिखने का तरीका था सोनेट का, ये एक सोनेट है कीट्स की। जनरल पूछा जाए तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर क्या है, एक सोनेट है और ये लिखी गई थी पेट्रार्कन सोनेट में। इसमें क्या है, कंसिस्ट 8 ऑक्टेव है और सेस्टेट है। पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखी जाती हैं। ऑक्टेव क्या होता है, 8 लाइन स्टैंजा और सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा होता है। इसमें जो पोएट है वो अपने वर्क को पढ़ने से लिखने से पहले वो रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है किसे, चैपमैन होमर को, और उसे रीडिंग खत्म करने के बाद में वो उसको कहानी उस पोएम सोनेट के रूप में लिखता है कि उसने पहली बार जब चैपमैन होमर को पढ़ा तो उसे क्या क्या लगा, उसने कैसा फील किया उसके बारे में। तो यही इसमें क्या है दिया गया है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर में। फिर इनका नेक्स्ट वर्क आता है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार भी क्या है, सोनेट है जो लिखी गई थी 1819 में। जॉन कीट्स की ब्राइट स्टार का जॉनरा क्या है, सोनेट है और लिखी गई थी ये 1819 में। ये प्रेजेंट करता है उनका प्रेम उनकी बिलव्ड के लिए। बिलव्ड कौन थी उनकी, अभी बताया था फैनी ब्राउन ने उनकी बिलव्ड थी, तो उसे ये दिखाता है। अब क्रिटिक्स अबाउट जॉन कीट्स। क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने जॉन कीट्स के बारे में क्या कहा। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ, 1821 में ये इनकी डेथ हो गई। 26 ईयर इनकी एज थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस से इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो वर्क हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं, इनके वर्कों का किसी से भी मैच नहीं है। इनके वर्क में नेचर का यूज़ नहीं किया गया है। तो इनके बारे में क्रिटिक्स ने कुछ लाइनें लिखी हैं। ये हमेशा इन्होंने जो वैल्यू दी है वो किसे दी है, ब्यूटी को दी है। ये डिवोटी थे, उपासक थे किसके, ब्यूटी के हर तरह से, वो चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन की ब्यूटी हो। इन्हें इनके सिद्धांत थे, इन्होंने हर चीज़ में ब्यूटी को ही अपना मेन उद्देश्य रखा है। इनके जो लिखने का जो मेन थीम थी वो क्या थी, ब्यूटी के ऊपर थी। तो इनकी कुछ लाइनें हैं जो क्रिटिक्स ने इनके बारे में कहा था। और मोस्टली कहा जाता है कि इनकी मृत्यु का कारण भी क्या थे, इनके क्रिटिक्स थे उस टाइम के, जो इनके कॉन्टेम्परेरी क्रिटिक थे। उन्होंने इन्हें बहुत बुरा भला किया था क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो एक फार्मालिस्ट की थी, यानी एक मेडिसिन लाइन में, मेडिकल लाइन की एजुकेशन थी इनकी। और जो ये मेडिकल लाइन में नहीं गए, डॉक्टर नहीं बने, और क्या बन गया, ये राइटर बन गया। और जब इन्होंने लिखना शुरू करा तो इन्हें बहुत सारे क्रिटिक्स को फेस करना पड़ा। तो उन्हीं लाइनों के अंतर्गत इनकी पहली लाइन है क्रिटिक्स की, कीट्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन। तो क्रिटिक्स ने बोला है, कीट्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वाज वन। ये बोला है प्रोफेसर सैंड्सबरी ने, किसके बारे में, जॉन कीट्स के बारे में। सेकंड लाइन आती है इनकी, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every naft of your subject with awe। तो ये कीट्स ने एडवाइस दी है किसके लिए, शैली के लिए। ये कीट्स ने ही किसे दी है एडवाइस, शैली को दी है।
तो हम हर वर्क में से कुछ कीवर्ड अपने एक दो वर्ड उठा लेंगे जिससे हमें इसे याद करने में दिक्कत ना हो कुछ लंबी लाइनों को। फिर थर्ड आता है स्टेटमेंट, किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, तो ये बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, किसके लिए? किड्स के लिए। फोर्थ लाइन आती है, किड्स वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स। किड्स वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स रिनोव्ड, ये बोला है पीवी शैली ने किड्स के लिए। क्या? किड्स वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोव्ड। 5 लाइन आती है, ही इज विद शेक्सपियर। ही इज विद शेक्सपियर, ये लाइन किसने बोली है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोली है। ये लाइन किसके लिए? जॉन कीट्स के लिए। 6 लाइन आती है, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। परहैप्स द नियरेस्ट, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, ये बोली है स्विनबर्न ने, किसके लिए? और टू एटोमन के लिए। परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन स्विनबर्न ने बोला है और टू एटोमन के बारे में। 7 लाइन आती है, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर। हेयर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर, ये एपिटाफ लिखा है जॉन कीट्स की ग्रेव पर। हेयर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर, ये एपिटाफ लिखा है जॉन कीट्स की ग्रेव पर, यानी उनकी कब्र पर। 8 लाइन आती है इनकी, कीट्स वाज अ ग्रीक। कीट्स वाज अ ग्रीक, ये बोला है पीवी शैली ने। कीट्स वाज अ ग्रीक किसने बोला है? कीट्स को शैली ने बोला है, पीवी शैली ने। फिर लाइन आती है, वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेस एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर। कीट्स इज कॉन्टेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंस, तो ये स्पिरिचुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंस, ये बोला है कैप्टन रिकेट ने। कैप्टन रिकेट ने बोला है जॉन कीट्स के बारे में, व्हेन वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेशन। 10 आती है स्टेटमेंट, ही रोम्प्ड लाइक अ यंग हॉर्स टर्न्ड इनटू अ स्प्रिंग मेडो। टर्न इनटू अ स्प्रिंग मेडो, ये बोला है कॉम्पटन रिकेट ने। किसके लिए बोला है? जॉन कीट्स के लिए बोला है स्प्रिंग मेडो, कैप्टन रिकेट ने। फिर 11 लाइन आती है, कीट्स एज अ पोएट इज एबंडेंटली। कीट्स एज अ पोएट इज एबंडेंटली एंड एन्चांटिंगली सेंसुअस, ये बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स को। क्या बोला है? सेंसुअस, एन्चांटिंगली, एबंडेंटली, किसने बोला है? कीट्स को मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्नैप्ड आउट बाय एन आर्टिकल। स्नैप्ड आउट बाय एन आर्टिकल, ये बोला है बायरन ने, किसके बारे में? कीट्स के बारे में। स्नैप्ड आउट बाय एन आर्टिकल, स्नैप्ड आउट बाय एन आर्टिकल, बायरन ने बोला है कीट्स के बारे में। 13 लाइन आती है, द श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस। द श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, ये शैली ने बोला है एंडीम्यून के बारे में। शैली ने बोला है ये एंडीम्यून के बारे में। फिर 14 लाइन आती है, परहैप्स द नियरेस्ट टू एब्सोल्यूट परफेक्शन। परहैप्स द
नियरेस्ट टू ऑब्सोल्यूट परफेक्शन। ये बोला है स्विनबर्न ने ऑटो एटमन के बारे में। ऑटो एटमन के बारे में बोला है किसने? स्विनबर्न ने। परहैप्स द नियरेस्ट टू ऑब्सोल्यूट परफेक्शन। 15 लाइन आती है, किड्स हैज नो रिलीजन। किड्स हैज नो रिलीजन सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। ये लाइन बोली है कॉम्पटन रिकेट ने जॉन कीट्स के बारे में। कॉम्पटन रिकेट की लाइन है ये, किड्स हैज नो रिलीजन सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। फिर 16 इनकी लाइन आती है, अ सीरियस ब्लड ब्लेमिश। अ सीरियस ब्लड ब्लेमिश इलियट अबाउट ब्यूटी इज ट्रुथ इन ओड टू ग्रेशियन अर्न। ये सीरियस ब्लड ब्लेमिश किसने बोला है? इलियट ने बोला है। किसके बारे में बोला है? ब्यूटी इज ट्रुथ इन ट्रुथ। ब्यूटी इज ट्रुथ। और ये किस पोएम की लाइन है? ब्यूटी इज ट्रुथ। ये ग्रेशियन अर्न की लाइन है। तो ये बोला है शैली ने ग्रेशियन अर्न की लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ के बारे में। और क्रिटिक्स की लास्ट लाइन आती है, हु किल्ड जॉन कीट्स? आई से द क्वार्टरली सो क्रूअल एंड टार्ट। ये बोली है बायरन ने जॉन कीट्स की पोएम के बारे में। जॉन कीट्स की पोएम के बारे में किसने बोली है? बायरन ने बोली है, क्योंकि बायरन, ले हैंड, पीवी शैली ये क्या थे? कॉन्टेम्पररी थे, जॉन कीट्स के समकालीन थे। तो इन्होंने ये लाइन बोली है, हु किल्ड जॉन कीट्स। किसने बोली है? बायरन ने बोली है, जॉन कीट्स के बारे में बोली है। अब देखते हैं पॉपुलर लाइन ऑफ जो है जॉन कीट्स के वर्क की पॉपुलर लाइन, यानी किस वर्क की कौन सी लाइन बहुत पॉपुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर टू लवलीनेस इंक्रीज। ये लाइन है एंडिमियन की बुक फर्स्ट की, क्योंकि ये 4 वॉल्यूम में आया था एंडिमियन, तो पहले फर्स्ट बुक की लाइन है ये, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर टू लवलीनेस इंक्रीज। फिर इनकी लाइन आती है, एवर लेट द फैंसी रेम प्लीजर नेवर इज एट होम। एवर लेट द फैंसी रेम प्लीजर नेवर इज एट होम। तो ये लाइन है टू फैंसी की। टू फैंसी जॉन कीट्स का वर्क है, उसकी ये लाइन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट but those unheard are sweeter. Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. Therefore ये soft pipes play on। ये लाइन किसमें है? ये लाइन है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की लाइन है ये। फिर नेक्स्ट आती है हमारी, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। तो ये लाइन भी किस वर्क की है? ये लाइन भी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न की है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, and joy whose hand is ever at his lips biting at you। ये लाइन है odd on melancholy की। she dwells with beauty, ये लाइन किसकी है? odd on melancholy की लाइन है ये। नेक्स्ट लाइन आती है, here where men sit, here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs। तो ये लाइन किसकी है? ओड टू नाइटेंगल की लाइन है ये। जॉन कीट्स का जो ओड है नाइटेंगल, ओड टू नाइटेंगल की लाइन है, हेयर मैन सिट्स एंड हेयर।
फिर नेक्स्ट लाइन आती है इनकी, चार मैजिक सेजमेंट्स ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरियल्स सीज इन फेयरी लैंड्स फॉर लॉर्न। ये लाइन भी किसकी है? ये भी ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है। ये चार्म मैजिक सेजमेंट किसकी लाइन है? ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है। फिर नेक्स्ट वर्क आता है हमारा, एड्यू द फैंसी कैन नॉट हियर मी सो वेल। एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट मी सो वेल एज शी इज फॉर्म टू डू डिसीविंग एप। तो ये लाइन है और टू नाइटिंगेल की। नेक्स्ट लाइन आती है, Was it a vision or a waking dream? Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? ये लाइन किसकी? ये लाइन है और टू अ नाइटिंगेल की। नेक्स्ट लाइन आती है हमारी, Words, fame and beauty are intense indeed. Words, fame and beauty are intense indeed. But death intenser, death is life's high meed. ये लाइन है, Why did I laugh tonight? Why did I laugh tonight? I laugh tonight की लाइन है ये जॉन कीट्स की। Words, fame and beauty are intense indeed. फिर इनकी नेक्स्ट लाइन आती है, I find that I cannot exist without poetry, without eternal poetry. Poetry without eternal poetry। ये लेटर लिखा था J.H. रॉयल्स ने 18 अप्रैल 1817 को, उससे ये लाइन ली गई है, I find I cannot exist without poetry। My love is selfish. My love is selfish. I cannot beat without you। ये लाइन बोली है टू फैनी ब्राउन के लिए 13 अक्टूबर 1819 को। जॉन कीट्स ने बोली है ये फैनी ब्राउन के लिए, किसका? 13 अक्टूबर 1819 को। My love is selfish। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, माई इमेजिनेशन इज अ मोनास्ट्री। माई इमेजिनेशन इज अ मोनास्ट्री एंड आई एम इट्स मंक। तो ये लाइन बोली है पीवी शैली के लिए 16 अगस्त 1820 को। माई इमेजिनेशन इज अ मोनास्ट्री एंड आई एम इट्स मंक, पीवी शैली के लिए बोली है अगस्त 1820 में ये लाइन जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट लाइन आती है, ओ फॉर अ लाइफ इज सेंसेशन, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स। ये लाइन बोली है कीट्स ने, जॉन कीट्स ने बोली है ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन। नेक्स्ट लाइन आती है, पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस। पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस, ये बोली है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट लाइन आती है, इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज अ नेचुरली, इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज अ नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री एंड इट हैड बी नॉट कम एट ऑल। तो ये भी लाइन पोएट्री के लिए बोली है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट इनकी लाइन आती है, I have loved the principle of, I have loved the principle of beauty in all things। I have loved the principle of beauty in all things। ये लाइन भी बोली है किसने? जॉन कीट्स ने बोली है पोएट्री को लेकर। फिर नेक्स्ट लाइन आती है इनकी,
A poet is the most unpoetical things in existence. A poet is the most unpoetical things in existence. He has no identity, continually in form and feeling come other body. ये लाइन भी किसने बोली है? ये कीट्स ने बोली है। फिर अगली लाइन आती है I look upon fine phrase like a lover. I look upon fine phrase like a lover. ये लाइन भी किसकी है? जॉन कीट्स की है। I look upon fine phrase like a lover, कीट्स की लाइन है ये। फिर लाइन आती है poem is a feverish attempt. Poem is a feverish attempt rather than a deed accomplished. rather than a deed accomplished. ये लाइन किसने बोली है? कीट्स ने बोली है ये। फिर इनकी लाइन आती है ओ पोएजी फॉर दाई, ओ पोएजी फॉर दाई आई होल्ड माई पेन। ओ पोएजी फॉर दाई आई होल्ड माई पेन। तो ये लाइन है स्लीप एंड पोएट्री की। स्लीप एंड पोएट्री में बोली है जॉन कीट्स ने ओ पोएजी फॉर दाई आई होल्ड माई पेन। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को आई होप कि आपने इसे लास्ट तक देखा होगा। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि पीजीटी में जॉन कीट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इनके ग्रेशियन अर्न से। तो फ्रेंड्स, बने रहें ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में अब मैं पीजीटी में आने वाले 18-20 जो भी राइटर हैं आपके, उनकी एज के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट में तैयार करके दूंगी। तो बने रहें चैनल पर। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।